नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज कंज्यूमर जो सीपीआई का आंकड़ा आया उस पर नज़र डाल लेंगे। ग्रो की लिस्टिंग कैसी रही उस पर नज़र डाल लेंगे और वेदांता की जो डीमर्ज को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई थी कैसी रही, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबरें रही जिस कारण से बाजार में तेजी भरी उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखो क्या है, एक तो अमेरिका में सेटल डाउन है, उसको जैसे कि हमने परसों ही अपनी यूट्यूब चैनल पे बताया था कि भाई अमेरिका के अंदर जो शटल डाउन चल रहा था 41 दिन से, उसकी सहमति बन गई है और वो बिल आके ख़त्म हो गया है। मतलब पहली खबर ये रही। दूसरी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए बिहार के चुनाव पे, वे नतीजे आ गए अच्छे, तो कहीं ना कहीं बाजार में ये भी एक पॉजिटिव खबर बनी। दूसरी चीज़ ये अच्छी आ गई। अब तीसरी ये हो गई कि जो तुम्हारा बीएससी का नतीजे है ना, बीएससी के नतीजे आ गए ताबड़तोड़, जिससे जो लोग काफ़ी शॉर्ट कर रखे थे अब उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, जिससे जो बीएससी का स्टॉक है वो तुम्हारा 6 से 7% के आसपास ऊपर चढ़ गया। कल जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए उनने भी बाजार के अंदर जो मूवमेंट है ना वो भरा। आज टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल का जो लिस्टिंग थी वो हो गई है और वो प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ। मतलब जिस समय वो टाटा मोटर्स से अलग किया था उस समय जो उसका प्राइस रखा था वो रखा था 260 रुपया, और अब वो हुआ 330 339 के आसपास वो लिस्ट हुआ। मतलब प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ। अब ये समझो, टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर जो पैसेंजर व्हीकल है इनको अलग अलग किया, तो एक्चुअल में थ्रेट कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? हो क्या रहा है कि जो टाटा मोटर्स है ना उसकी ज़्यादातर रेवेन्यू है ना वो जेएलआर और जो बड़ी बड़ी गाड़ी है ना उनसे आता है, और जेएलआर और लैंड रोवर की जो डिमांड है ना वो घट रही है। कहाँ घट रही है? यूरोप में और चाइना में। वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर बीवाईडी की डिमांड बढ़ रही है और यूरोप के अंदर टेस्ला की डिमांड बढ़ रही है, जिससे जो इनका जेएलआर वाला बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है। जेएलआर जब भी कोई बिजनेस अगर ज़्यादा पैसे कमाता है तो कैसे कमाता है? वो जब प्रीमियम क्लास की ओर जाता है तो पैसे वो ज़्यादा कमाता है। जैसे मैं आपको सिंपल ले समझाऊँ, कोई लीकर बिजनेस है, अगर वो 50 रुपये का पौवा बेच रहा है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है, और वही पौवा अगर वो 800 रुपये का बेच रहा है तो उसे उसमें प्रीमियम क्वालिटी में फ़ायदा ज़्यादा है। तो हम जो टाटा पंच या छोटी गाड़ियाँ खरीदते हैं उसमें कंपनी को कम बेनिफिट है एज द, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना लैंड रोवर जैगुआर, इनमें ज़्यादा बेनिफिट है। वहाँ पे डिमांड घट रही है, इसलिए जो पैसेंजर व्हीकल है बिजनेस उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा। जो स्टॉक 1200 से टूटता टूटता इतने पे आ गया, उसका कारण यही है। जो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या हो गया लैंड रोवर जैगुआर के बिजनेस, क्योंकि वहाँ तो देखा नहीं किसी ने, केवल स्टॉक देख लिया 1200 से घट के यार 600 आ गया, वो 600 से भी टूट के 400 रह गया था। 600 से 260 रुपये के हिसाब से अलग किया था, डिमर्ज किया था बिजनेस को। लोगों को लगा कि यार ये तो आधा रह गया, अब क्या होगा? अब तो बहुत बड़ी मतलब टेंशन होगी लोगों को कि अब पैसा गया कहाँ, स्टॉक इतना गिरा क्यों? जनरली वो गिरा नहीं था, डिमर्ज किया था 260 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। 330 पर लिस्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। जो ट्रक वगैरह हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल में आएंगे, जो छोटी कारें हैं वो इसमें आएंगी। आ गए टपारिया टूल्स के नतीजे। टपारिया टूल्स पहली बात तो किसी को मिलती नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो डिविडेंड यील्ड इसकी 374% है। मतलब हम 7% के हिसाब से बैंक में पैसा रखते हैं, तो 7%, 1 लाख पे हमें 7,000 मिलते हैं, तो हमारी जो डिविडेंड यील्ड हुई ना वो ही 7%। टपारिया टूल्स की है 374%। मतलब तुमने अगर 1 लाख रुपये रखा तो 3,74,000 तुम्हें वापस मिलेंगे, तो 1 लाख तुम्हारा सेफ है। 374% ये होगा। पर टपारिया टूल्स किसी को मिलता नहीं है। पहले समझ लो टपारिया टूल्स काम क्या करती है। देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी चाबी पाने छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं ना, स्क्रू टाइट करने के है ना, या ग्लास, ये ना जो फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब चीज़ों से ज़्यादातर इन्हीं से बाइंग करता कोई, और इसकी इन पर लिस्टिंग है, एक तरह से मोनोपोली है। इसमें प्रमोटर ही ज़्यादा लिए बैठा है। इसकी जो आय 224 करोड़ हुआ करती थी वो बढ़ करके हो गई 259 करोड़। मतलब आय में तुम्हें 16% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी टपारिया टूल्स की। एबिटा इसका 39 करोड़ हुआ करता था वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, अभी 50 करोड़ हो गया है। उसमें भी लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर शुद्ध लाभ की बात करोगे तो शुद्ध लाभ इसका 30 करोड़ हुआ करता था, और 30 करोड़ से बढ़ करके 40 करोड़ हो गया है। मतलब 32% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी तुम्हें, 32% की ग्रोथ नेट लाभ में। अगर ईपीएस की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर, तो उसका ईपीएस है 20 रुपये 27 पैसे हुआ करता था, जो बढ़ के 26 रुपये 69 पैसे पहुँच गया। मतलब 27 रुपये पहुँच गया। मेन पॉइंट समझ रहे हो कि इस कंपनी का जो पी है ना वो जीरो लग के, जीरो के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव के 2 लगेगा। अब जब मैं बोलता हूँ ना पी, ध्यान रखा करो कि किसी कंपनी का अगर पी महंगा है तो थोड़ी सी उससे अवॉइड ही करा करो। तो इस कंपनी का जीरो, उसके बाद दशमलव और फिर 2, 0.2, मतलब उसके बाद इतना पी है। अगर ईपीएस 27 का है और पी 2 का है, लेकिन इसे कोई बेचे तब ना। इसे तो कभी देखो चाहे मार्केट कितनी गिरी हो, ये हमेशा अपर सर्किट में ही मिलती है।
टपारिया टूल्स है ना, डिविडेंड इतना देती है। बीएससी के नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। बीएससी का 813 करोड़ की आय हुआ करती थी, जो बढ़कर के हो गई है 1134 करोड़। मतलब बीएससी में 39% की क्वार्टर इन क्वार्टर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लोग बागों में जो पैनिक था वो पैनिक सारा खत्म हो गया। लोगों ने काफ़ी से शॉर्ट कर रखा था, शॉर्ट सब खत्म, अब लॉन्ग हो गए, बोले यार छोड़ो गलती होगी, अब शॉर्ट नहीं करेंगे। कारण एफएम ने क्या कर दिया, एफएम इन द सेंस फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है हमारी ताई जी, उन्होंने कहा हम एफएनओ को बंद नहीं करने वाले। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कहाँ से आएगा बोले हम इसे बंद नहीं करने वाले, बस शर्त ये है कि हम इसके ऊपर कुछ नियम टाइट करने जा रहे हैं, बस इतना ही तो था, और क्या चाहिए। चलो इसकी आय जो 813 करोड़ से बढ़ करके 1134 करोड़ हुई। वहीं अगर इसके ग्रोथ देखोगे तो 39% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर इसके इबिटा की बात करोगे तो इसका इबिटा 456 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ करके 746 करोड़ हो गया। मतलब 70% के आसपास की ग्रोथ जो है वो उसकी आपको देखने के लिए मिलेगी इबिटा में। अब समझ लेते हैं नेट प्रॉफिट, इसका शुद्ध लाभ जो सितंबर 2024 के क्वार्टर में 346 करोड़ का हुआ करता था, वो अब बढ़ करके हो गया है तुम्हारा 557 करोड़। मतलब क्या बात है यार, प्रॉफिट देखो, आय देखो, एबिटा देखो, और मतलब बुद्धि सन्न करने वाला है। अगर ईपीएस की बात करोगे तो इसका 8 रुपये 54 पैसे का ईपीएस हुआ करता था, जो बढ़ करके अब 14 रुपये प्रति हो गया ईपीएस। एक बात और बताऊँ काम की, कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस कंपनी पे एक भी रुपये का कर्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो कर्ज। और इस कंपनी पे 5,129 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा है, समझ रहे हो, डेट फ्री कंपनी है ये कंपनी। 100 रुपये से मतलब 200 रुपये से ऑलमोस्ट अभी जहाँ पे जो है ना वहाँ पर भी ये 14 गुना है, 14 गुना। मतलब अगर आपने 1 लाख लगाए होते 2023-22-23 में, तो आज तुम्हारे 1 लाख की कीमत 14 लाख हो गई होती। लेकिन अभी भी कंपनी पे एक भी रुपये का डेट नहीं है, कारण प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सरकार की रेगुलेशन कभी भी आ सकती है, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी बिजनेस क्या है, तोड़ा फोड़ है। बाजार में एक खबर जो है ना वो डरा रही है। बाजार की जो खबर है ना वो बाजार में कभी भी गिरावट ला सकती है। जितनी भी आपको बाजार के अंदर तेजी देखने के लिए मिल रही है, वो एक ही केवल खबर से धड़ाम हो सकती है। क्या हो सकता है आप समझो, आने वाले अगर 1-2 दिन में जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट का कोई भी एंगल अगर पाकिस्तान से निकल के आ जाता है और पाकिस्तान से डायरेक्ट हमारे रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई ऑफिशियली बयान दे देते हैं ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू है और हम फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं, तो जितना बाजार ये चढ़ा है ना, फिर धम नीचे। क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात बनेंगे, और जब युद्ध जैसे हालात बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का प्यारा है अभी तो, और भारत से संबंध उसके उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे तो हुए हैं, बाकी उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए बड़े लेवल पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी खबर जो है बाजार को जो डरा रही है, जो कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। देखो शुक्रवार की सुबह, अभी देखो कल है गुरुवार है ना, और परसों परसों हो गया तुम्हारा शुक्रवार, तो कल और मान लो परसों इसके ना जो नतीजे हैं ना, जितने एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भाई जो अब ठीक ठाक है, मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है बिहार में। लेकिन अगर जो वहाँ पे नतीजे आने चालू होंगे सुबह 8 बजे जब काउंटिंग होनी चालू होगी, वो काउंटिंग अगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं और जो काउंटिंग है उनके बीच में अगर मिसमैच हुआ ना, तो याद है आपको जब चुनाव वाले दिन नतीजे आए थे लोकसभा के, बाजार कैसा क्रैश हुआ था। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। बाजार के अंदर नेगेटिव खबर भी है अभी, जितना टेंशन हो गया नहीं सो जाए कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस सब बढ़िया बढ़िया हो गया। बढ़िया नहीं है भाई, ख़राब खबर के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी बाजार गिर सकता है और गिरेगा बहुत बड़े लेवल पर अगर ऐसा हुआ तो। अगर बात करें सीपीआई के आंकड़े आ गए हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो महंगाई का एक पैरामीटर होता है नापने का, उसके आ गए हैं आंकड़े 0.25 रहे हैं। मतलब बहुत ही लाजवाब आंकड़े रहे हैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो। जब भी ये सीपीआई के आंकड़े क्यों जरूरी रहते हैं, सीपीआई के आंकड़ों से हमें क्या देखना चाहिए। देखो अगर किसी बैंक में, जैसे हमारे संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर, अगर रेट कट करेंगे ना वो इस बार, जैसे उन्होंने सोचा कि यार मैं 25 बेसिस पॉइंट की या 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट कट कर दूं, तो रेपो रेट कट वो किस आधार पर करेंगे, क्योंकि आरबीआई का जो मेन काम है ना वो पूरे देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल रखना है।
अगर देश के अंदर महंगाई कंट्रोल में है तो ब्याज दरों में कमी हो सकती है। तो वो महंगाई जब वो देखेंगे ना कि यार जो सीपीआई है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के जो आंकड़े हैं ना 0.25 में, मतलब हाँ ठीक है, इसे मतलब महंगाई के कंट्रोल में है, तो इसलिए एक काम करो 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट और कर दो। तो महंगाई जब कंट्रोल में रहेगी तभी होगा। अभी अमेरिका में रेट कट क्यों नहीं हो रहा? इसी कारण नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ महंगाई जो है ताबड़तोड़ है। अभी कह तो दिया कि हाँ रेट कट करेंगे, लेकिन करा नहीं है, गुड़ दिखाकर डला मार दिया है। बात कर लेते हैं एफआईआई डीआईआई के आंकड़े से। आज भी एफआईआई ने फिर से माल बेचा है और एफआईआई ने 1750 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। कल 805 करोड़ की थी, आज 1705 करोड़ की। अभी भी बिकवाली कम नहीं की है। एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो 12% के आसपास कर ली है। अगर बात करोगे डीआईआई की, तो डीआईआई ने फिर से आज 53वें दिन लगातार खरीदा है और 5127 करोड़ रुपये का माल ऑल ओवर खरीदा है। अगर बात करोगे डॉलर इंडेक्स की, तो 99.65 पे डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। और रुपये की बात करोगे, रुपया हमारा कहाँ खड़ा है, तो रुपया हमारा 88 रुपये 63 पैसे पे खड़ा है डॉलर के अगेंस्ट में। लंदन के जो बाजार हैं वो 3 पॉइंट ऊपर है। बात करोगे अगर जर्मनी के बाजार की, तो जर्मनी के बाजार 109 पॉइंट ऊपर है। ऑल ओवर यूरोप के बाजार में मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। जर्मनी के जो बाजार है वो 314 पॉइंट ऊपर है और हांगकांग के बाजार 251 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। अगर चाइना के बाजारों की बात करोगे तो 13 पॉइंटों की जो तेजी है वो चाइना के बाजार में है। अगर बात कर लोगे तुम जापान की, तो जापान के बाजार 145 पॉइंट ऊपर है ऑल ओवर। मतलब अगर देखा जाए डाउजोन तुम्हारा 459 पॉइंट के आसपास में तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। अगर हमारी निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी भी आज 180 पॉइंट 18 पॉइंट के आसपास चढ़ा। और चढ़ने के आसपास अगर देखा जाए तो सभी चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नेस्डैक भी तुम्हारा चढ़ा है। और अगर बात करोगे सेंसेक्स की, तो 595 पॉइंट सेंसेक्स भी चढ़ गया भारत में। सोना जो है वो 1,24,000 पे पहुंच गया, 1,24,600। और बात करोगे चांदी की, तो चांदी 1,57,000 के आसपास अभी कारोबार कर रही है। ऑल ओवर अगर देखें ना कि पूरे विश्व अभी इंडेक्स में, तो हमारे यहाँ का सबसे गिरा हुआ जो इंडेक्स नाव के बराबर चढ़ा, वो चढ़ा निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी मात्र 6 पॉइंट चढ़ा। सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले इंडेक्स में रहे निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी और जो निफ्टी टेक्सटाइल है। आपने देखा होगा टेक्सटाइल से रिलेटेड जो स्टॉक है ना, उनके अंदर भयंकर मूवमेंट आ रहा है। कारण कि कहीं ना कहीं डील होने की जो खबर है वो भी, और जितना पॉजिटिव माहौल बन रहा है